Assalamu alaikum. Welcome once again in the series of video lectures. Today our topic is Kepler's laws of planetary motion. इससे पहले इस यूनिट में हमने ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके साथ मुंसलिक कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस यूनिट का केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन which becomes the basis of universal law of gravitation. तो केप्लर पहले ही बता चुका हूं, ये एक साइंटिस्ट था सर जॉनस केप्लर। तो उसने कुछ लॉज डिवाइज किए, लॉज फार्मुलेट किए कि प्लैनेट्स जो है इनकी मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। उनको डिस्क्राइब करने के लिए उसने जो लॉज दिए उन्हीं लॉज को हम कहते हैं केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर ने 3 लॉ फार्मुलेट किए थे। टाइको ब्रेहे जो टीचर था केप्लर का, तो उसने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया था रिगार्डिंग द प्लैनेट्स, स्टार्स। तो वो डाटा कैप्चर करके उसने अपनी डायरी में लिख के रखा था। तो वही डाटा केप्लर ने यूज करके अपने 3 लॉज फार्मुलेट किए और इन्हीं 3 लॉज को हम डिस्कस कर लेंगे आज। तो पहले ये बात कि ये सर जॉनस केप्लर, तो इसने ये लॉज फार्मुलेट किए थे ऑलमोस्ट इन द 13th सेंचुरी, सॉरी 15th सेंचुरी। तो ये कुछ लॉज डिवाइज किए थे उसने इसके नाम पर। तो पहला लॉ जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केप्लर का पहला लॉ जो बन जाता है दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो केप्लर ने दिया था, इसमें इस लॉ में ये डिस्कस किया है केप्लर ने कि जो प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स है, जिन ऑर्बिट्स पे वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो वो ऑर्बिट जो है उसकी शेप है इलिप्टिकल। उसकी शेप है इलिप्टिकल, इलिप्स। अब इलिप्स क्या होता है? जैसे यहां मैं दिखाऊं, इलिप्स जाविया नुमा, एग शेपर्ड लाइक होता है, एग शेपर्ड लाइक दिस, नॉट ट्रू सर्कल। तो एग शेपर्ड होता है। तो इसके 2 पॉइंट्स होते हैं एज सेंटर ऑफ दिस वेरी सरफेस एंड दिस वेरी सरफेस, और इनको हम नाम देते हैं फोक्स। दोनों को इकट्ठा कहेंगे फोकाई। तो अगर इसका नाम रख लेंगे F1 और इसका नाम रख लेंगे F2। तो इलिप्स की एक खासियत ये भी होती है, इसकी जो एक्सिस होती है वो 2 होती है। एक होती है ये एक्सिस, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और दूसरी एक्सिस ये होती है, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। बाकी आप मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ सकते हो। तो ये इलिप्स है। तो केप्लर पहले लॉ में यही समझाता है कि जो ऑर्बिट्स होती है प्लैनेट्स की, वो इलिप्स शेप्ड होती है, इलिप्टिकल होती है। और साथ साथ क्या कहा, जो इसके पास 2 फोकल पॉइंट्स है, फोकई है, उन 2 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे सन होता है। It is not certain on which the Kepler said. It is not certain that it is located on F1. No, one of the 2 फोकई, या इस फोकई पे होगा या इस फोकई पे होगा। तो यही केप्लर का पहला लॉ बन जाता है कि ऑर्बिट होती है इलिप्टिकल इन शेप, और जो सन होता है उसकी पोजीशन होती है एट वन ऑफ द 2 फोकई। तो ये मैं यहां स्टेटमेंट लिख के रखूंगा। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट सी कहता है, इट स्टेट्स दैट द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल इन शेप होती है, विद सन लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फोकई। 2 फोकल पॉइंट्स में से सन एक फोकस पर होगा।
तो लेट दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, लेट प्लैनेट पी, तो ये इसकी ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप्ड है, इलिप्स लाइक है, तो सन जो है इट इज लोकेटेड एट F1 और वी कैन से इट इज लोकेटेड F2। तो अब F1 पे नहीं बनाएंगे, तो ये पहला लॉ बन जाता है जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। अब सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ जो है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज। जो सेकंड लॉ दिया था केपलर ने, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। सी लॉ ऑफ एरियाज क्या समझाता है? तो यहां मैं डायग्राम से समझाऊंगा, पहले बाद में लिखेंगे। दिस इज द इलिप्टिकल शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ the planet. Let sun is located at this point F1। तो अब अगर हम प्लैनेट की पोजीशन यहां लेंगे तो इसके सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, फिर प्लैनेट ने मानिए एक दिन में इतनी डिस्टेंस कवर की, या कुछ टाइम तक उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, तो इसके सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर हम ये कहेंगे इट इज द रेडियस, तो या वी हैव read this very concept in mathematics that when we will draw tangent here the angle will be 90 degree. Now the planet is moving from this point to this point P1, आप इसको P2 नाम रख लेंगे। तो यहां से यहां तक जब ये डिस्टेंस कवर करता है तो इट स्वीप्स ऑन दिस एरिया। थोड़ा मैं इसको बढ़ाऊं और P2 यहां में लेता हूं, तो इतना एरिया बन जाता है इसका। ये एक पोजीशन हुई, लेट द टाइम वाज t। अगर इतना ही टाइम मैं इस तरफ लेता हूं, इतना ही टाइम इस तरफ लेता हूं, तो यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर की थी, P1 से लेके P2 तक, टाइम t सेम लिया, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो यहां भी जो एरिया बन गया इस ट्रायंगल का, यहां अगर O नाम रखेंगे, तो केपलर कहता है जो एरिया स्वीप किया इस प्लैनेट ने फॉर स्पेसिफिक टाइम t, तो वो एरिया इक्वल होता है, दैट मीन्स द एरिया ऑफ दिस वेरी रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वेरी रीजन। और वी कैन से P1 O P2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहां नाम चेंज कर लूं, यहां P3 रख लूं, यहां P4 रख लूं, इज इक्वल टू P3O P4। तो ये एरिया जो इन ट्रायंगल्स का बन जाता है ये इक्वल होता है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम है, इट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हम ये कहेंगे, अगर ये रेडियस मान ली जाए इट इज R1, तो ये डिस्टेंस मान ली जाए इट इज R2, तो वी विल से इट इज इक्वल टू R1 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस R1 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर कर लेंगे, तो इट इज स्पीड V1। सिमिलरली इसी तरह से यहां ये बन जाएगा 1/2 इंटू R2 इंटू V2, 1/2 कैंसल, तो यहां जो आ जाएगा इट विल बी R1 V1 इज इक्वल टू R2 V2। तो केपलर सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया स्वीप करता है प्लैनेट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एट टू डिफरेंट लोकेशंस, तो हम अगर एक कांस्टेंट टाइम पीरियड लेंगे तो जो एरिया वो कवर होता है वो दोनों पॉइंट्स पे सेम होता है, स्वीप्स और इक्वल एरियाज। तो अगर हम यहां ऐसे करेंगे V1/V2 इज इक्वल टू R2/R1, R2/R1, दैट मीन्स V1 is inversely proportional to R. If this is more, this is less. If this is less, this is more. तो लॉ ऑफ एरियाज यही कहता है पहले कि स्वीप्स और इक्वल एरियाज, लेकिन जब हम इसके नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो यहां ये समझ में आ जाता है कि अगर डिस्टेंस प्लैनेट की सन से दूर थी तो तब उसकी स्पीड कम होती है। अब अगर डिस्टेंस प्लैनेट के नजदीक थी
तो अब तब उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इस रिलेशन से अगर देखेंगे। तो यहां ये समझ में आता है कि केपलर सेकंड लॉ के एतबार से फिर प्लैनेट्स की जो मोशन है, जो स्पीड है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो सेकंड लॉ में यहां लिखूंगा, लॉ ऑफ एरियाज जो है यही है, इट स्टेट्स दैट द प्लैनेट स्वीप ओवर इक्वल एरियाज फॉर इक्वल टाइम पीरियड्स एट टू डिफरेंट पोजीशंस। तो अगर डायग्राम हम यहाँ इसकी बनाएंगे तो ऐसे, अगर ये इलिप्टिकल शेप है तो यहाँ F1 पे सन लोकेट है, तो यहाँ अगर हम 2 पॉइंट्स देंगे, फिर दूरी पे जाएंगे, यहाँ 2 पॉइंट्स देंगे, तो ये दो एरियाज जो है, एरिया बिकम्स इक्वल। तो इससे यही रिलेशन मिल जाती है यहाँ कि R1V1 इज इक्वल टू R2V2। R इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। R1 हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे, जैसे यहाँ अगर ये सन की पोजीशन है तो प्लैनेट यहां था, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम यहां कंसिडर करते हैं R1। अब यही प्लैनेट जब रिवॉल्व करते करते यहां पहुंच जाएगा तो ये डिस्टेंस हम यहां R2 कंसिडर करते हैं। ये 2 डिफरेंट पॉइंट से एरिया मेजर करने के लिए, तो यही लिखा यहाँ, यानी R1 एंड R2 इट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। अब ये वेरी होती है, इलिप्स है, पूरा सर्कल है नहीं, ट्रू सर्कल है नहीं, तो R1 इज लेस एंड R2 इज मोर। अब V1 एंड V2 इट इज द स्पीड। नाउ सी, यहां से हमने क्या देखा, R1 by R2 इज इक्वल टू R1 by R2 इज इक्वल टू V2 by V1। तो यहां से हम ये समझते हैं V2 is या V is inversely proportional to distance. More the distance of the planet from the sun, less is the speed. And less the distance of the planet from the sun, more is the speed. तो इसका कंक्लूजन यही बन जाता है केपलर सेकंड लॉ का। केपलर सेकंड लॉ जो लॉ ऑफ एरियाज कहलाता है, तो इस लॉ ऑफ एरिया से ये भी समझ में आता है कि केपलर के मुताबिक जो प्लैनेट्स है, as per the Kepler's laws, I am saying as per the Kepler's laws, planets have non-uniform speed. तो अब आते हैं केपलर्स का जो आखिरी लॉ था, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। थर्ड लॉ को नाम दिया गया है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या स्टेट करता है वो समझ लेंगे। केपलर के पास एक्चुअल डाटा था हर एक प्लैनेट का, फ्रॉम टाइको ब्रहे टीचर था उसका, तो टाइको ब्रहे का डाटा जो उसके पास अवेलेबल था एक्चुअल, तो वही डाटा अप्लाई करके अगर हम कहेंगे ये एक प्लैनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन इज लोकेटेड हियर, दिस इज सन। अब ये प्लैनेट 1 है, अब इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक, अब इसके इर्द गिर्द दूसरा प्लैनेट, इसके इर्द गिर्द तीसरा प्लैनेट, इसी तरह से बहुत सारे प्लैनेट। तो R1 ये लेंगे, ये R2 है, और इसी तरह से ये R3 है, और ये R1। तो जो रिवॉल्विंग पीरियड था, कितना टाइम लग जाता है एक प्लैनेट को सन के इर्द गिर्द अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो ये सारे प्लैनेट्स का निकाल कर, सारे प्लैनेट्स का स्टडी करके केपलर ने एक रिलेशन निकाली। तो वो ये रिलेशन है द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द टाइम पीरियड इट टेक टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन। इन दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन निकाली थी, और वो रिलेशन ये बन जाती है कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी प्लैनेट की जो डिस्टेंस है सन से, उसका क्यूब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये केपलर का थर्ड लॉ बन जाता है। तो ये लिखेंगे पहले यहां। तो लॉ पीरियड जो है ये स्टेट करता है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ मीन डिस्टेंस। फिर से मीन डिस्टेंस क्यों लिया
क्योंकि एक ट्रू सर्कल है नहीं, इट्स एलिप्स, तो डिस्टेंस डज नॉट रिमेन सेम ऑलवेज एट ऑल द पॉइंट्स, इट चेंजेस ड्यू टू इट्स एलिप्टिकल शेप एज पर द केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो मीन डिस्टेंस, इसलिए टर्म लफ्ज यहां इस्तेमाल किया, मीन डिस्टेंस क्यूब जो होता है दैट इज आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर। तो यही फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज लाइक दिस, आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये केपलर का थर्ड लॉ बन जाता है। अब यही तीन लॉ जो है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स, यही लॉज न्यूटन ने स्टडी करके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेट किया था और ग्रेविटेशन के रिलेटेड और बहुत सारे कंसेप्ट्स। तो एक्चुअल केपलर ने जो लॉज दिए थे इनमें कुछ लिमिटेशंस दिखने को मिलती है, तो इस तरह से एक कंप्लीट थ्योरी डेवलप नहीं हो सकी। जस्ट लाइक प्लैनेट्स देन मूव विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो एलिप्टिकल शेप ऑफ ऑर्बिट्स, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से इन तीन लॉज से एक्सप्लेन नहीं हो गए। तो बाद में थ्योरी आगे बढ़ती गई, तो इसके बाद न्यूटन ने यही स्टडी करके हमारे सामने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेट किया, तो उससे ये पूरी तरह से वाज़िया होता है। अब इसके बाद जो डिस्कस हम करने वाले होंगे, तो दैट विल बी जो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके दो लॉज है केवल, एक है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज, और दूसरा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे डिराइव किया यूजिंग द केपलर्स लॉज, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।